ना तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? द रूट दैट इज वेरियस रीजन्स, वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंक विद यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो आप ये देखिए कि सिल्क रूट इसमें है क्या जो इसको कनेक्ट करता है। सिल्क रूट इन मैप, तो पहले चाइना में सिल्क बनता था और ये सिल्क पूरे वर्ल्ड में जाता था। तो आप ये देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, चाइना से सिल्क क्या इंडिया आता था और कोलकाता में उतरता था, और फिर उसके बाद क्या हो जाता था? दैट इज पर्शिया, फारस, इसका पहले का नाम क्या था? पर्शिया। और उसके बाद अभी जो अरेबिया, उसमें बहुत सारे कंट्रीज हो गए हैं। अरेबिया पहले उसको नाम किया जाता था, अरब, ठीक है। अरेबियन नाइट्स भी जो बुक लिखी गई इसी पे। तो चाइना से यहाँ आता था और हिमालयन रीजन से, हिमालय से होते हुए ये इधर से फिर वाया वाटर से होके जाता था, सी रूट, ऐसा सी रूट पे सिल्क जाता था। फिर यहाँ पर इजिप्ट में भी सिल्क पहुंचता था। इसके अलावा आगे चलने पर ये यहाँ से यूरोप भी सिल्क गया। तो शुरू में इजिप्ट में ही दैट इज वो जो पिज़ा की वो नहीं है, वो पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड, हाँ ठीक है, गीजा के पिरामिड। अब ये देखो, सो सिल्क रूट इंटरकनेक्टेड, सिल्क रूट इंटरकनेक्टेड एशिया विद यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका। क्या इसने नदर्न अफ्रीका से भी लिंक किया? इंटरकनेक्टेड एशिया टू यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका, इन सब कुछ नहीं किया। सिल्क रूट पॉइंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। इसका मतलब क्या है? इट इज द रूट थ्रू विच, अगर आप पुरानी चाइनीज मूवी देखोगे तो उसमें सब लोग सिल्क के कपड़े पहने, उनकी संस्कृति में ही सिल्क पाया जाता है। नॉर्दर्न अफ्रीका, अफ्रीका, इट इज द रूट थ्रू विच चाइनीज कार्गो कंटेनिंग सिल्क, ठीक है, मूव्ड टू वेरियस वेज। देख रहे हैं आपके नहीं? चाइनीज कार्गो कंटेनिंग सिल्क एज मूव। ये तो बात हो गई कि ये ठीक है, चलो मूव हो गए। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट? लेट अस सी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट, According to UNWTO, the Silk Road, commonly known It as is- the देखो first इसकी global important- trade it is history, first has global strengthened trade importance route far in greater than history. a simple exchange of goods. इट इज फर्स्ट ग्लोबल, ये पहला हमारा पॉइंट है, फर्स्ट ग्लोबल ट्रेड रूट। ये इन हिस्ट्री, इससे पहले हिस्ट्री में कोई भी ग्लोबल ट्रेड रूट नहीं आया, ये सबसे पहला ग्लोबल ट्रेड रूट है इन हिस्ट्री, जो एक कंट्री से दूसरे को जोड़े और पूरे ग्लोब को जोड़े, एशिया से यूरोप को जोड़े। अदरवाइज है कार्गो का मतलब जहाज, बड़े बड़े ये कंटेनर, तो उसको कहते हैं कार्गो शिप भी हो सकता है। जैसे हमारे पास 3 तरीके के जहाज होते हैं, एक फाइटर, एक ट्रांसपोर्ट और तीसरा कार्गो। जो सामान ले जाए वो कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि ऊँट को रेगिस्तान का कार्गो कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज जो सामान ले जाए। एनीथिंग विच कैरीज लगेज, उसको क्या कहते हैं? कार्गो वैन भी हो सकती है, कार्गो शिप भी हो सकता है, ठीक है, प्लेन भी हो सकता है, तो कार्गो ट्रक भी कुछ भी हो सकता है जो कार, ठीक है कि नहीं?
टेरिटरी, तो वो ग्लोबल ट्रेड रूट इन हिस्ट्री। अच्छा, इट्स इट इसने क्या किया? इट सर्व्ड एज ए चैनल, सर ये सेकंड है। नहीं इसी में, इट सर्व एज चैनल, इसके लिए फॉर एक्सचेंज ऑफ आर्ट्स, एक्सचेंज ऑफ आर्ट्स। पहले तो सामान के बदले सामान वाला सिस्टम था, ठीक है कि नहीं? हाँ, दैट इज बार्टर सिस्टम। आजकल की तरह तो नहीं था कि मनी करेंसी तो चलती नहीं थी, तो वो हम उनको उनसे सिल्क लेते थे, उनको कलाकृतियाँ देते थे, ईरान की कलाकृतियाँ, जैसे होता नहीं था बर्तन में जो कसीदाकारी है या कुछ है, उसमें कुछ भी होगा। तो एक्सचेंज ऑफ आर्ट, इससे दुनिया में एक दूसरी जगह पहुंची। रिलीजन, नॉलेज, ठीक है, कल्चर्स, आइडिया ट्रेड भी होता था। एंड टेक्नोलॉजी। सर ट्रेड भी होता देखो था। ट्रेड के थ्रू ही तो पहुंचा। अगर सिल्क ट्रेड है तो सब सिल्क लेते थे, जितने भी राजा महाराजा थे, हाँ जितने भी राजा लोग थे, दे टेक सिल्क, ओके। तो अब उसके बदले वो क्या देंगे? अपने यहाँ का कुछ ना कुछ अच्छा देंगे। तो इस तरीके से चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है। जो यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं, आप देखो कि ह्वेन सांग आया चीन से, तो वो यहाँ के सम्राट अशोक कल लिख के वहाँ लेके गया। ऐसे बहुत सारे चीनी यात्री, इब्न बतूता आया तो वो अपनी बातें बताते सर क्या नाम था? इब्न बतूता। तो ये अलग अलग बहुत सारे चीनी यात्री थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा भारत के बारे में, उससे हमें आज पता चल रहा है कि तब क्या था, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज मोर ऑथेंटिक। एंड इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी गई। सब बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया से भी इसी रूप से वर्ल्ड में था। हाँ, इसी रूट से बुद्धिज़्म वहाँ गया, चाइना गया, है कि नहीं? सो इसी रूट से ये भी है। तो ये मेरे ख्याल से रिलीजन में रिलीजन में हो गया। ओके, नाउ ऐसे तो एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हु डिस्कवर्ड द वास्ट कंटिनेंट लेटर नोन एज अमेरिका? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ, उसने डिस्कवर किया ओ। अमेरिका को। डिस्कवर्ड। नोबल सिक्योर वास्ट कंटिनेंट, वास्ट कंटिनेंट का मतलब पता है क्या? हाँ सर बहुत बड़ा। यही वर्ड है क्या? नहीं। वास्ट होना चाहिए ना? वास्ट, VAST। वास्ट होना चाहिए। लेटर नोन एज अमेरिका। अच्छा, पहले अमेरिगो गया था, और फिर क्रिस्टोफर को उसे भारत सोच के लौट आया। फिर बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस गया, उसने सोचा ये लोग तो रेड इंडियंस लग रहे हैं, इंडियंस नहीं लग रहे हैं। बाद में उसे अमेरिका बोला गया। सर उसको कैसे पता चला इंडियंस कैसे सब वो थे? ओशन में था, उसको कोई आइलैंड पे जाना था, तो वो अमेरिका में तो पहुंच गया। अमेरिका पहुंच गया सीधा। वहाँ से भी नेविगेशन में कुछ गलती हो गई, तो इस चीज में लिखें हु डिस्कवर्ड अमेरिका। वो सब क्रिस्टोफर कोलंबस। Explorer Christopher Columbus. According to Royal Museums Greenwich, New word. explorer Christopher Columbus is known for his 1492 discovery of the New World of the Americas on board his ship Santa Maria. क्रिस्टोफर कोलंबस। सर इतना जल्दी मर गया था? इन, ठीक है, और इस 1492 डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट इज सर ये क्या लिखवा रहे हो? हाँ, ये इसी के पॉइंट है? इसी के ही हैं। Who discovered the vast continent that is अमेरिका? जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, ठीक है? ये दूसरा क्वेश्चन है? हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। नाउ सर तो ऐसे थोड़ा अलग करो उसको, ऐसे समझ में नहीं। दिस इज थर्ड क्वेश्चन लिखिए। थर्ड Now, सेकंड का है। यही है, किसने अमेरिका की खोज की? थर्ड है फूड ऑफर्स एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी फूड
एक जगह से दूसरी जगह जो फूड है ना उसका एक्सचेंज हुआ। हाँ। आप ये ना सोचो कि पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्रूट्स थे जो हमने कहीं ईरान से आए तो कहीं से कुछ फॉरेन कंट्री के फ्रूट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो फ्रूट इन्होंने कहा फूड की वजह से भी हमारा कल्चरल एक्सचेंज हुआ। तीसरा लॉन्ग डिस्टेंस, देखो पोटैटो जो है अमेरिका में डिस्कवर हुआ था। और सर चाइनीज से पास्ता ये पहले गोवा में आया, नूडल्स गोवा से बम्बई गया, वहाँ इसे बटाटा कहा जाता है, ये स्पेन में था। तो फिर वो बटाटा है तो वहाँ पर अभी भी बटाटा वड़ा बोला जाता है, पोटैटो को बटाटा। सर पोटैटो अमेरिका से आया था। अब ये देख लेते हैं तो दैट इज, वो यूरोप में स्पैगेटी चलिए और सिस्टम सर वो वाइट वाइट क्या लगाया है? पास्ता फूड Sir, ऑफर्स Sicily में एग्जांपल्स pasta, ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज जस्टिफाइड लास्ट टाइम। सर हाँ वो वाइट वाइट क्या धीरे लगाया है? धीरे ठीक Here हो are रहा है, many ठीक है। examples of long-distance cultural exchanges Now. mentioned below. Travelers and traders introduce new crops to the lands they travel. Even Offers. foodstuff in distant parts of the world might share common origins. For Examples. example, noodles travel सर थोड़ा साइड तो हो। अब देखिए फूड ऑफर्स एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज, लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज जस्टिफाइड। Now, so that is travelers and traders introduced new crops to the land they traveled. So पहली बात क्या है, जहाँ जहाँ ट्रैवलर्स गए उन्होंने उन जगहों पे नई नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कराई कि भाई हमारे यहाँ से ये बीज लाए, इसको उगाओ। जिस जिस रूट पे गए उस रूट पे वो अपने सीड्स देते गए। सो इंट्रोड्यूस बिकॉज दे नो दैट, दैट्स व्हाई दे, क्योंकि कहीं पर अगर आप नई चीज़ दिखाओगे और उसके सीड दोगे तो उसको उनको अच्छे दाम मिल जाते थे। दिस इज न्यू। अगर फ्री में नहीं, जैसे अगर वो किसी रूट पे जाते थे तो अगर उस रूट पे उनका आना जाना है, उनको मालूम है कि हम रहेंगे इस रूट पे रहेगा तो खाने पीने को हमें अपनी चीज़ें मिलती रहेंगी। बिकॉज दिस रूट ये 600-700 साल तक चला और कई बार ये क्या हुआ कि हिमालयन हाइट्स के बीच से गुजरा जो आज छिप गई है बर्फ के बीच में, लेकिन पहले कभी अच्छी हुआ करती थी। तो कहीं ऐसी, मतलब आपने जो चाइनीज सिल्क रूट देखा वो ग्रेटर हिमालय से होता हुआ चाइना गया, वो इंडिया के बीच से नहीं गया। वो क्योंकि उसको जो प्लेन से लगा ना लुटेरे लोग हैं ना उन सबसे बचना रहता था, तो वो एक आइसोलेटेड कहीं का है, तो ऐसा भी होता था। सो ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स वेयर एवर दे ट्रेवल्ड, जहाँ वो गए उन्होंने अपने अपने सीड्स लगाए। सब जगह के अपने अपने सीड्स थे, अलग अलग का हैबिटेट था, तो उन्होंने क्या किया, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स सर अमेरिकन को रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है? क्रॉप्स वेयर एवर दे ट्रेवल। अब देखिए ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना, वेस्ट चाइना टू फ्रॉम ट्रेवल्ड टू वेस्ट, वो वेस्ट में गए टू यूरोप एंड फ्रॉम चाइना एंड इट बिकम एंड बिकम, इसको बोला गया स्पैगेटी। अब ये पता नहीं क्या होता है। अरे सब वो नूडल्स का ही वही इस तरह की वो बस गीला गीला बैठा हो ना, पतला नहीं होता। नेक्स्ट इज, अब देखिए
नाउ अरब ट्रेडर्स took pasta. नाउ अरब ट्रेडर्स ने क्या किया? took pasta to Sicily to 5th century. So Arab traders, वही तो मैं गलत लिखा 15 सर अरब कहाँ से हुए ना? अरब जो हम लोग ये नहीं है, अफ्रीका है हाँ। और अफ्रीका के बीच का ये पार्ट, ये अरब है. So सर Arab गल्फ कंट्रीज गल्फ कंट्रीज traders took pasta to Italy. ये मतलब जो सिसिलीस है ना, सो 2 सिस्टर्स ऑफ सिसिलीस, वो 2 सिसिलियों का देश कहलाता था, तो वो अभी इटली कहलाता है. वो सिसिलीस, किंगडम ऑफ सिसिलीस नहीं बोला जाता है जब पहले जिसको, हाँ, तो दैट इज 2 इटली. अब ये देखिए सर सिसिली है इटली नहीं. सिसिली है लेकिन इटली आज का है, आज का नाम है सिसिली आइलैंड है लेकिन आज इटली हो गया है. सो सिमिलर foods were known to the Indians and Japanese people. Their origin cannot be as certain, but the face remains that the long distance cultural content. अब पोटैटो का देखो, our major common foods are potato, groundnuts, maize, tomato, chili, sweet potato. These were not known in India until about 5 century ago. 500 साल पहले तक ये सब नहीं थे. These were introduced in Europe and Asia after the discovery ऑफ of अमेरिका. America. तो अमेरिका से ये सब आए हैं, ठीक है कि नहीं? सो हम ये कह सकते हैं कि पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, ठीक है, मेज एंड टोमेटो, चिली सर आज सर अमेरिकन को रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है? अलग कलर था तो बस ऐसा कुछ नहीं से देखना पड़ेगा. रेड इंडियन, उन्हें इंडियन ही बुलाया जाता था, तो बट कुछ अलग था, देखना पड़ेगा इसमें क्या है. बट उसने उनको रेड इंडियन बोला. अमेरिकन ओरिजिन ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, ये अमेरिकन ओरिजिन के थे. सर ठीक उस है. समय वो इंडिया था तो आज ही अमेरिका हो ठीक है. इट केम टू अमेरिका, इंडिया and other part of Asia from there only. अब देखें, next is give 3 example to show that the world changed with the discovery of new sea routes to America. Give 3 examples to show that world changed with discovery of new sea routes. World changed with the discovery of new sea routes to America. With discovery of new sea routes to America. एक पहले सी रूट्स, ओल्ड सी रूट और न्यू सी रूट दोनों देखो अमेरिका के. तो एक है कि न्यू सी रूट है जो सुएज कैनाल से जाता है, और जो पहले था वो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाता था, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस था. मेरे ख्याल से इसी तरीके का होगा. सो old sea routes and new sea routes of America. Here are some pictures that match. अब इससे पता चलेगा कि
दो तरीके के अलग अलग सी रूट्स हैं कि यहाँ से सर ये क्या लिखा है sea routes पोटैटो to के आगे America। सर हाँ सोया ये देखो ये सो इसमें आप देखोगे ये कौन सा सी रूट है वॉइस टू ब्रिटिश। पहले ये जो आते थे कहीं से आते थे तो ये कितने दूर दूर से होके आते थे, ठीक है ना। तो ये इंडिया का सी रूट है कि इंडिया आने का सी रूट है। लेकिन हम अमेरिका का देखें तो दैट इज अमेरिका के भी कई सी रूट्स हैं। तो जैसे कहीं पर भी इसमें कई चीजें दिखाई गई हैं कि स्वेज कैनाल वाला कोई रूट नहीं है। इसमें ये पुराना सी रूट है, जैसे अमेरिका से जाने का है ना, तो कहीं कहीं से होके कहीं कहीं इधर उधर से होके आना है। अब हमारे पास क्या न्यू सी रूट आ गया अमेरिका का। सो लेट अस सर्च फॉर न्यू सी रूट टू अमेरिका। तो अब देखो ये न्यू सी रूट आप देख रहे हो, तो न्यू सी रूट कहां से होके जा रहा है? ये सर देश के बीच ये पहले वाला देखा था आपने? हाँ। तो पहले अफ्रीका के नीचे से तो कितना लंबा चलना पड़ता था, और अब सीधे सीधे इसने क्या किया है, इंडिया को कनेक्ट कर दिया कि नहीं। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वर्ल्ड चेंज विद डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू इंडिया, मतलब अमेरिका। न्यू सी रूट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के न्यू सी रूट्स हैं तो उससे कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है? सर इसमें फर्क क्या है? जितना ट्रांसपोर्ट, ये अफ्रीका को क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर नीचे नीचे जाओ कितनी लंबी डिस्टेंस है, और ये सीधा सीधा आ गया बीच बीच में। ये देखो ये कौन सा सागर है? क्या मेडिटेरियन सी है? भूमध्य सागर, दो जमीन के बीच का है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी है, रेड सी है, यहीं पे डेड सी भी है। तो कई तरीके के सी इन्हीं के बीच में पड़ते हैं मेडिटेरियन सी के आसपास। और फिर दैट इज अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये सब चीजें, दिस इज पैसिफिक ओशन। इसके उधर चले जाओगे तो अटलांटिक ओशन। ये सब। तो नाउ वी विल सी that how world changed with discovery of new sea routes to America. इंडिया की बात नहीं की है, बस न्यू सी रूट्स टू अमेरिका। How world changed with discovery of new sea routes to America. Class 10. According to Learn CBSE Forum, many of our common foods like potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, etc. were introduced to Europe after the discovery of America. Sometimes these crops made difference between life and death. The poor began to get better and live longer in Europe with the introduction of potatoes. यहाँ पर with the discovery pre-modern word shrank and changed in the following ways. जो पहले का वर्ड था वो श्रिंक हो गया, श्रिंक श्रैंक, समझ में आया? मतलब तो डूब गया, डूब नहीं गया, छोटा हो गया। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, अगर मान लीजिए यहाँ से दिल्ली 2 घंटे का हो, तुम रोज जाओ दिल्ली, मान लो वंदे भारत ट्रेन है वो आधी दूरी कर दी उसने। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आगे 500 किलोमीटर पर घंटे पे जापान में ट्रेन चलती है, 500 किलोमीटर 1 घंटे में, या तो हम 200 किलोमीटर या 230 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पटरियाँ सारी बदलनी पड़ जाएंगी। लेकिन वहाँ इतने पर चलती, तो जैसे जैसे श्रिंक नहीं हो जाएगा इंडिया। अगर तुम 1 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाओ तो सुबह जाके शाम को आ जाओ। तो वर्ल्ड श्रिंक विद डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू अमेरिका। श्रिंक नहीं हो गया, तो वर्ल्ड श्रिंक या श्रैंक विद श्रिंक से है, श्रिंक श्रैंक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? श्रिंक से ही श्रैंक बना हुआ है, इसमें लिखा है श्रिंक से श्रैंक, ठीक है। विद डिस्कवरी ऑफ सर श्रैंक की जगह कुछ और ना, श्रैंक की जगह। अच्छा, दैट इज श्रिंक श्रैंक, कम नियरर, केम नियरर। नहीं सर, श्रैंक से कम किया ऐसा ही है, बस वो श्रिंक ही वर्ड है, ठीक है। श्रिंक श्रैंक, न्यू डिस्कवरी ऑफ न्यू
सी रूट कैसे हुआ और इसे क्या एग्जाम्पल हुआ? सी रूट टू अमेरिका। नाउ अब देखिए तो इसके बाद 2.6 यहाँ पर दिखाया गया है सर बिफोर 16th सेंचुरी 500 साल पहले अमेरिका की खोज हुई है और 16th सेंचुरी पे ही ये आप देखोगे कि ये लोग आए थे इंडिया। यूरोप में जब मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उनको नई नई जगह कॉलोनी बनानी थी तो तड़पने लगे, इंडिया को खोजो, बहुत बड़ी जनसंख्या, वहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे। तो सब उन्होंने क्या किया, एलिजाबेथ ने फ्री में भेजा। और किसको? डार्विन को भेज दिया। वो जो मेंडल है ना, जो ग्रेगर जॉन मेंडल, बोला डार्विन से जाओ तुम इधर उधर ढूंढो जहाँ भेज सकते हो। चार्ल्स डार्विन, वो भी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के हैं। हम लोगों ने जो इवोल्यूशन पार्ट छोड़ दिया ना, उनके साथ अपने नेवी के सबसे बड़े अफसर को भेजा और 6 नेवल और बाकी उनको भी भेजा कि जाओ जो मदद हो डार्विन की करना, और जहाँ जहाँ रूट देखें, जहाँ जहाँ जनसंख्या देखें, हैबिटेट देखें, इनके हिसाब से कर। तो उन लोगों के पास मशीनें आ गई थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एक ट्रेन का आविष्कार कर दिया था, स्पिनिंग जेनी का, जिससे 1000 सूत काटे जा सकते थे, थ्रेड बनाने से। तो अब उनको ये बेचना था, 2 रुपए को कॉटन को 200 रुपए की शर्ट में बना के बेचना था। उनको तो पैसे कमाने थे। तो इस वजह से उन्होंने जब भेजा तो गलती से इंडिया की जगह अमेरिका की खोज हो गई। तो 1600 में हुआ, आज 2200 चल रहा है, तो है तो 500 साल पहले की बात। अमेरिका की खोज कब हुई? 500 साल पहले हुई। तो उस 500 साल पहले को ये क्या कह रहे हैं? दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और जब ये सी रूट आ गया तो कह रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड। अब इन्होंने हिस्ट्री को ही 2 पार्ट में बांट दिया, प्री मॉडर्न वर्ल्ड और 1600 के बाद। मतलब आप समझिए कितने चालाक हैं यूरोपियंस, अपने आप को वो क्रेडिट दे रहे हैं, हम ही ने तो मॉडर्नाइजेशन किया है। तो 1600 से पहले जब कोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई, उसको कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड। अब कोलोनाइजेशन से पहले 1620 से अंग्रेज भारत आए थे, और 1620 से पहले को क्या कहते हैं? प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सर इस चैप्टर में इंडिया का कोई रोल ही नहीं है। अब धीरे धीरे 1600 के बाद 1700 आया। 1700 में स्वेज कैनाल से आए हैं पहली बार। ये क्यों? स्वेज कैनाल का मतलब है ये जो अफ्रीका के बीच में जो पतली पतली कैनाल हमने नहीं दिखाई थी अभी, एक काटा गया था रास्ता, उसमें वो हर जहाज के लिए वो टैक्स लेता है, भारी टैक्स है, काट के बनाई गई है। सर बनाया है? और क्या, वो कैनाल बनाई गई है, बड़े बड़े जहाज निकाल सके खोद के। तब वो इजिप्ट में, और इजिप्ट कोई उसी की आमदनी पे चलता है पूरा इजिप्ट। उसको बस किराया मिलता रहे, और नहीं तो इधर उधर हो जाए, पास पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ है। तो अब जरा देखो क्या 3 मेन फीचर्स हुए। इतना तो समझ में आ गया। एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड है और एक क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड। नाउ सी, बिफोर 16th century इंडियन ओशन हैज नोन, ठीक है, लिखिए बिफोर 16th century, that is pre-modern world। अच्छा मैं ये लिख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब कोलोनाइजेशन से ही निकालना, बिफोर कोलोनाइजेशन। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का क्या मतलब है कि उपनिवेशवाद से पहले का काल, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, बिफोर कोलोनाइजेशन, बिफोर कोलोनाइजेशन। सो बिफोर 16th century इंडिया, जो इंडियन सी पोर्ट थे वो कैसे थे? सी पोर्ट वर सेंट्रल टू द वर्ल्ड, सेंट्रल टू वर्ल्ड एंड बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि किसी को अफ्रीका क्रॉस करके आना, अफ्रीका में तो कहीं तेल पानी मिलने वाला नहीं है। अब वो बेचारा इंडिया आए, तो इंडिया में अभी मैं दिखाता हूं कि इंडिया का कैसा बिजी दिखाया गया। यहाँ से अफ्रीका से वो लोग क्रॉस करके आए, और फिर जब यहाँ से क्रॉस करके आए तो यहाँ से है कि जल्दी से कुछ खाने को दो, पानी दो, तेल डालो मेरे जहाज में। फिर यहाँ से चाइना जाएंगे,
और यही नहीं, इंडिया में यहाँ सामान भी उतारते थे, कई तो यहाँ होते थे चलो अब मद्रास में उतारे और फिर चाइना जाए, दो जगह रुकते थे क्योंकि उनका सामान बहुत बिकता था। तो आधा यहाँ उतारेंगे आधा वहाँ, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा थी और अब अगले 10 साल में नंबर 1 पे पॉपुलेशन में हम होने जा रहे हैं, क्योंकि चाइना में बहुत लोग मारे गए हैं और जो वहाँ की पॉलिसी उसके हिसाब से बहुत कम हुई जनसंख्या। अगले 10 साल हाँ, तो अब नंबर 1 पे हो जाएगी। पहले माना जाता था 2050 तक होगी, लेकिन अब इसी 10 साल में हो जाएगी। तो ये आप समझ गए कि इंडिया क्यों बिजी ट्रेड था। और लेकिन यहाँ आने के बाद तो स्वेज कैनाल से जब हम आ रहे हैं तो नाउ इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट, तो अब कोई हसलिंग नहीं है, कोई लॉन्ग वॉयज नहीं है, तो आराम से ये बीच से आते हैं। चाहे तो फ्रांस से तेल डलवा लें, चाहे तो दूसरी देशों से तेल डलवा लें, इटली भी यहीं पड़ता है, ग्रीस भी यहीं पड़ता है, तेल डलवाते हर कदम पे तेल डलवाते आए। ईरान है, सऊदी अरेबिया है, जितना मर्जी तेल डलवाएं, कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं, पीते हुए आ जाए। तो फिर अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बोले अब चलो ठीक है वहाँ चलते हैं। तो अब इसका बिजनेस खत्म सर है वहाँ से आते भी हैं भाई। अब यहीं पे तो सऊदी अरेबिया दिखा था, अरेबिया नहीं दिखा था पुराना, ईरान है, इराक है, यहाँ पे यूएई है, कतर है, सब कुछ तो यहीं पर ही है। तो यहाँ से होते हुए तेल से भर लें पूरा शिप और फिर चले जाएं। और यहाँ पे कुछ था पहले, यहाँ तो सहारा मरुस्थल है। रिजल्ट समझ में आ गई बात? तो क्या हुआ बताओ? इंडियन सी पोर्ट वाज सेंट्रल टू द वर्ल्ड। और क्या बता रहा था? विद गुड्स पीपल नॉलेज कस्टम्स। मरुस्थल डेजर्ट, ठीक है, सेंट्रल टू द वर्ल्ड। इट वाज बिजिएस्ट पोर्ट, बिजिएस्ट पोर्ट। तो पहले ये था, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है, ठीक है। एंड क्रूशियल पॉइंट ऑफ नेटवर्क। क्रूशियल क्यों? सर क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते थे। हमारा एक्सेस एशिया पे जाने का था, हमें रशिया जाना था और यहाँ से नहीं जा सकते थे। ऊपर क्या है, कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत को तोड़ के जाओगे क्या भाई? ये आल्प्स पर्वत की बात कर रहे हैं। आल्प्स पर्वत है, इधर है यूरोप, उधर एशिया, तो उसको चढ़ के जाओगे क्या? जाना तो उनको जमीन से ही है, पानी से ही है, तो पानी में तो इधर ही से जाओगे। तो ये यूरोपियन एशिया में कैसे पहुंचे, रशिया में कैसे पहुंचे और चाइना में कैसे पहुंचे? क्या उनके लिए सी रूट प्रिफरेबल है? तो और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा पर्वत बताया, बताइए? सर ये सबसे लंबी रेंज है ना? यही तो, इसी वजह से, नहीं तो ये एक ही कंटिनेंट होता, ये पर्वत ना होता तो। इसकी वजह से इसको 2 कंटिनेंट बनाने पड़ गए। बोली ये अलग है, ये तो बिल्कुल आइसोलेट कर रहा है। ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, अलग अलग लिखो। जबकि कंटिनेंट का मतलब है जो चारों तरफ बहुत बड़ा हो, अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, फिर भी उसको 2 कंटिनेंट माना। इस आल्प्स पर्वत समझ में आ गई बात आपको? सिर्फ कॉन्टिनेंट्स भी डिसाइड करे थे। हाँ, कॉन्टिनेंट्स भी डिसाइड करे थे। कंटिनेंट्स का मतलब है जहाँ से जीन फ्लो ना हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जीन फ्लो ना हो। कंटिनेंट का मतलब है महाद्वीप। एक होता है आइलैंड, और जो आइलैंड बड़ा हो तो उसको कंटिनेंट कह देते हैं। द्वीप, महाद्वीप, समझ आई बात कि नहीं? अब इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे यानी उप महाद्वीप। हम न द्वीप है न महाद्वीप है, न दीपांशु की कोई बात नहीं। मतलब हम उप महाद्वीप है। समझ में आ गई बात? सो इट इज क्रूशियल पॉइंट। ये क्या चीज थी? क्रूशियल पॉइंट थी। अब जरा देखो, ओके, सेंट्रल एंड यहां पर आगे देखिए, पहला पॉइंट, ये पहला नहीं चल रहा था? पहला चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स, नाउ इंडिया इज नो मोर द की पोर्ट इन वर्ल्ड एंड क्रूशियल पॉइंट आफ्टर सर डिस्कवरी ऑफ। सर ब्यूशियस मतलब? बिजिएस्ट का मतलब व्यस्ततम। सर वो क्रूशियल पॉइंट को आपने आधा छोड़ दिया। सर कुछ आसान It was busiest port and crucial point in global trade. ऑफ नेटवर्क। Global trade through sea.
ठीक है, समुद्री रास्ते के द्वारा व्यापार करने में, वैश्विक व्यापार करने में ये जो था ये क्रूशियल पॉइंट, ज्यादातर यहाँ पर उतरते थे, बट ये जब से नया पोर्ट आया तब से क्या हुआ, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है, अमेरिका टू एशिया वाया स्वेज कैनाल। स्वेज की स्पेलिंग बताओ। SUEZ हैं? हाँ, SUEZ स्वेज कैनाल के द्वारा, ठीक है, विच बाईपासेस, जो क्या करता है, सर ये साथ में ही है। हाँ, विच बाईपास अफ्रीका आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स, नाउ इंडिया इज नो मोर। नाउ इंडिया अब क्या क्रूशियल पॉइंट रह गया है, नहीं, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से इंडिया इज नो मोर, ठीक सर ये है, सुएज कैनाल कब बनी थी? सच इम्पोर्टेंट एज प्रीवियस। तो बड़ा खोदा होगा खड्डा। अर्लियर, तो ये पहला पॉइंट हो गया, समझ में तो आ गया कि क्या चीज है। अब आगे की बात करें। नाउ अमेरिका हैज अबंडेंट क्रॉप्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस में हाँ ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सो इसका बी पार्ट देखो, अमेरिका हैज abundant crops and minerals, दोनों चीजें हैं, which सर ये समुद्र में Added. बड़ी-बड़ी शिप लेके जाते हैं, ये Well. देखते नहीं हैं? to किसने क्या किया, which added wealth to Europe, okay। नेक्स्ट देखिए, सर इससे इंडिया का नुकसान हुआ ना? अब देखो नुकसान कुछ नहीं है, न्यू सी रूट्स हैं, हमारे लिए भी फायदा है, वहाँ का सामान हम सस्ता लेते हैं। सस्ता मिल सर ओके, ओके, सर ठंडी लगती है। ठीक है। नाउ it made trade easier, देखो लिखा तो नहीं, इसमें दो ही पॉइंट लिखा है, लेकिन आप ये लिख लीजिए, easier between एशिया एंड अमेरिका, एशिया, अमेरिका एंड यूरोप। अमेरिका एंड यूरोप, जो भी है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कुछ नहीं है, साउथ अमेरिका में तो अमेजन का जंगल है, और इसके अलावा बहुत है तो ब्राज़ील जो बहुत पुराना है उसके पास कोई समृद्धि नहीं है। साउथ अमेरिका बिल्कुल कटा हुआ है, उसका कोई लेना देना है पेरू, मेक्सिको को, मतलब पेरू है एक दो जगह जहाँ पर बहुत खनिज संपदा है, अदरवाइज वो एक तरीके से लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ से दुनिया सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, तो वो दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। सर लेकिन साउथ अमेरिका सर, में कौन वो सा स्टेट, अप्पा कौन सी फैली थी कंट्री? कि दादरो है हैं? सर साउथ साउथ अमेरिका। अमेरिका में अप्पा फैली थी कि वहाँ फैबर सिटी ऑफ गोल्ड एंड दादरो। हाँ सर एल डोराडो। हाँ है, हाँ सर आगे तरफ चलो। नाउ नेक्स्ट इज
3 चीजें हो गई। अब जिसको ये ना लिखना हो वो दूसरा भी लिख सकता है, दैट इज फ्लो ऑफ लेबर। सब जगह वहां से लेबर पहुंचे, फ्लो ऑफ गुड्स, ये लिख सकते हैं सर नेक्स्ट फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ कैपिटल। देख लो, जो वहाँ की रेड इंडियन की जनसंख्या थी ना, आज 5% रह गई। यूरोपियंस ने वहाँ जाके इतना बड़ा नरसंहार किया है, आज 5% रह गए। वो गरीब हैं। उनको स्मॉल बॉक्स जानबूझ के दे दिया, हैं? स्मॉल बॉक्स जानबूझ के दे दिया। अब वो रह ही नहीं गए रह नहीं गए, थोड़े ही हैं। और वो सर मैंने आपने बताया कि है ही नहीं। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर जो है भी उनमें थोड़े बहुत हैं, तो इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि पुलिस उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। सर ये पूरा एक ही मतलब कलर के आधार पर जो श्वेत अश्वेत का है ना, क्योंकि वो यूरोपियंस कौन पहुंचे हैं, ब्रिटेन के लोग तो पहुंचे हैं। हाँ, वहाँ पर ही रहते हैं, उनके साथ भेदभाव हैं? होता है। रोटेट पे कर देते हैं। चलिए अब देखो कि अब देखिए कि ये नेक्स्ट इज व्हाट वाज कॉर्न लॉ, हाउ वाज इट एबॉलिश्ड। जो बैन कर दिया था। सो क्या चीज है कॉर्न लॉ? व्हाट वाज कॉर्न लॉ, हाउ वाज इट एबॉलिश्ड? It abolished, ठीक है, explained, ठीक है। What was corn law? How was it abolished? According to Doubtman, these laws were abolished because the industrialists and urban dwellers were unhappy with high food Corn law prices, क्या as है? a result of which they forced the abolition of the corn law. देखो, कभी भी एक लॉ होता है कि जैसे तुम्हारे यहाँ कॉर्न उगाया जा रहा है, मक्का, और तुम्हारे यहाँ बाहर से बहुत चीप मक्का आ जाए, तो क्या तुम अपने किसानों का मक्का खरीदोगे? हाँ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें बाहर से 2 रुपए किलो आलू वाला मिल रहा है, तो 10 रुपए का अपने यहाँ वाला सड़ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से ग्लोबलाइजेशन से चीज़ें बहुत चीप हो गई, चीपर हो गई है। इसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब है? सीमा शुल्क लगाया जाता है। वो जिससे ट्रेड बैरियर बना रहे हैं। 2000 रुपए की चीज़ में मान लो ये लेता हूँ कोई भी एक, तो उस पर 2000 का टैक्स एक्स्ट्रा है। जितने भी हमने सामान लिए 6000 है तो 6000 और लगा। ये जो कोई भी चीज़ है, तो 6000 मतलब ये जो प्लांट वाला हमने लिया ना 6000, तो 3000 का एक्चुअली था, और 3000 रुपए फ्रांस से मंगाने में लग गए, तो 6 लग गया। तो अब आप समझ लें ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर ट्रेड बैरियर ना लगाएं, तो ट्रेड बैरियर नहीं लगाने पे क्या होगा कि यहाँ के लोगों के जो रोजगार है वो खतरे में नहीं पड़ जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ का सामान अपने देश का बिके, पहले ज़्यादा रोजगार हो। अपने लोगों का व्यवसाय छीनना तो नहीं चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन में, और ट्रेड बैरियर से तो सरकार को भी फायदा है। लेकिन हमने कुछ देशों से ट्रेड बैरियर हटा लिए हैं, जैसे नेपाल से हम सामान लाते हैं तो ट्रेड बैरियर नहीं है। तो ऐसा होने पर कई बार चाइना का सामान चोरी चोरी हमारे यहाँ बिना ट्रेड बैरियर के आ जाता है, और वो चीप पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं 20 रुपये का खिलौना, तो चीन ने उसे 20 में ही भेजा था, लेकिन वो 20 ही में यहाँ पहुँच गया। तो हम लोग कहते हैं चीन की चीज़ खरीदो, चीन का दिया खरीदो, और चीन खूब बना रहा है, उनके यहाँ गणेश लक्ष्मी ही बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब सब लोग गणेश लक्ष्मी बनाओ, वहाँ 100 करोड़ लोग रहते हैं। तो अब सर 130 उनके यहाँ मतलब उनके यहाँ कभी व्यवसाय की अब कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक जो अल्टरनेट रूट चुन लिया है। सर कहाँ से लेके आते हैं? चाइना के रास्ते एक नदी पड़ती है, तो लोग अपना सामान कहीं ना कहीं चोरी छुपे कुछ पैसा, मोटा पैसा दिया जो आसपास वाले हैं, तो वहाँ से नेपाल पहुँचा, और नेपाल के रास्ते क्या हो गया, इंडिया। तिनसुकिया के रास्ते, या बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ जहाँ वहाँ के रास्ते अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, तो नक्सलबारी है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो आप समझ गए ना कि किस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कॉर्न लॉ क्या है एंड हाउ वाज इट एबॉलिश्ड? लॉ allowing the British government to restrict the import of corn. The law
allowing British government to restrict import of corn, यानी बाहर से कॉर्न नहीं मंगाना, और जो उनके यहाँ के लोग कॉर्न उगा रहे हैं वही खाओ, बाहर से नहीं मंगाना, क्योंकि उनके किसानों की आफत हो गई, बाहर से चीज़ें सस्ती आनी तो उनके किसानों का कॉर्न बिकेगा क्या। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एनेबल करती है कि बाहर से आपको चीज़ नहीं मंगाना, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, तुम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, हर व्यक्ति दुनिया की हर चीज़ का हकदार है। सिंपल सी बात है, वर्ल्ड ट्रेड ने कहा है कि कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से चाहे कुछ भी मंगा सकता है, जब तक कि तुम्हारी उस देश से दुश्मनी ना हो तब तक, और अगर दुश्मनी है तब नहीं मंगा सकते, तब तो एक बात हो जाती है, पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक बात हो जाती है, अदरवाइज नोबडी कैन बी डिप्राइव फ्रॉम एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। बात समझ में आ गई। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, एक अपना लॉ बना दिया कि नहीं नहीं हम तो बाहर से कॉर्न नहीं मंगाएंगे। तो अभी ऐसी बात होती तो लोग कहते क्यों नहीं मंगा रहे हो भाई कॉर्न, बाहर वालों के लिए पूरा खुला है, ग्लोबलाइजेशन, हमारे यहाँ मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन किया, हाँ ये चीज़ों का, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी की बाढ़ आ गई और कितने लोगों को रोजगार मिल गया, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन खोला गया कि ठीक है सब लोग आओ यहीं बनाओ यहीं बेचो। अब जरा देखिए इससे क्या हुआ, these laws were abolished because the industrialists and urban dwellers were unhappy with high food prices। अब बाहर से सस्ता कॉर्न मिल नहीं रहा, तुम अपने ही घर का हाई फूड कॉर्न प्राइस दे रहे हो, किसानों को तो सोचें कि थोड़ा कॉर्न है, ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, बेचो 200-200 रुपये, और बाहर से 10 ही रुपये में आ रहा है, और वो उगा नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसान अपने फ़ायदे के लिए क्या सोच रहे हैं, अब हमारे ही पास कौन है, बाहर से तो नहीं आ रहा है, इसी को बेचेंगे। तो जो ट्रेडर्स थे और जो बाहर से मंगाते थे तो वो अनहैप्पी हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो मंगाते थे तो बेचते थे तो दो पैसे मिलते थे। सो व्हाई इट वाज अबॉलिश्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था कि हमारे किसानों का वेलफेयर ठीक है, जो हमारे किसान हैं उनका अच्छा हो, जैसे मोदी गवर्नमेंट लगा दे तो कुछ लोग बाहर निकल आए, नहीं नहीं ऐसे कैसे आपने रोक दिया, बाहर से लोगों को महंगा भी पड़ेगा ना। तो देखो व्हाई इट वाज अबॉलिश्ड, सो इट वाज, दीज लॉज वर अबॉलिश्ड, these laws were abolished because हाई इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस, बिल्कुल सही बात है, कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर पाकिस्तान हमारी चीनी न ले तो आज वहाँ 300 रुपये किलो चीनी है, 400 रुपये किलो आलू है और 185 रुपये किलो गेहूँ, तो बहुत महंगी चीज़। मतलब वहाँ पर अगर इंडिया से ट्रेड बंद होते हुए 500 रुपये किलो टमाटर हैं, 500 रुपए की टमाटर सड़ने ही नहीं पाते वहाँ टमाटर। खरीद कैसे लेते हैं? हाँ तो मतलब खरीद ले, थोड़े थोड़े टमाटर हैं, कितने महंगे टमाटर। तो आप समझिए these laws were abolished, किसने abolish कर दिया, because of high Because- ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट and were unhappy with high inflation, unhappy with it, जो भी है, it also increased the rate of inflation, यानी महंगाई दर। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, महंगाई बढ़ती इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को बढ़ा दिया था, 3 days holiday ठीक है, महंगाई दर बढ़ा दी थी। सो पता नहीं क्या दैट्स व्हाई, सो इट वाज अबॉलिश्ड, सो इट वाज अबॉलिश्ड। अब जरा देखिए बड़े नियम है, आप ये समझिए जरा सा, मोदी ने क्या किया कि बोला हमारी चीनी बाजार में बिकेगी, तो इन्होंने क्या किया, किसानों से चीनी ले ली और दुनिया भर में चीनी, जितनी चीनी लाओ और बेच दी 30 रुपए किलो। अब ऑस्ट्रेलिया भी चीनी का कटोरा है, क्यूबा भी चीनी का कटोरा, सब जगह तहलका मच गया।
वो लोग 70 रुपए किलो बेच रहे हैं, भारत से 30-30 रुपए किलो बिक रही है। वो गए वर्ल्ड ट्रेड में देखो 30 में बेच रहा है सब जगह। हमारे के सबका क्या होगा? तो बोले उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, अपने किसानों को छूट मत दो। तुम छूट दे रहे हो तो वो सस्ती चीनी उगा रहे हैं, तुम उनको यूरिया फ्री में दे रहे हो, तो वो अब उससे क्या है कि उनको सस्ता पड़ा तो सस्ता बेच भी रहे हैं। गन्ना हुआ है, यूरिया तुम फ्री में दे रहे हो। बोले नहीं, वो हमारे किसान हैं, हम सब्सिडी जारी रखेंगे, जिस रेट पे वो देंगे हम देंगे। चुप हो गए सारे। यानी कितने लोगों का ऑस्ट्रेलिया में व्यापार उजड़ गया। अब दुनिया में बस भारत की चीनी जा रही है। अभी 30 से 35 करेंगे, 40 करेंगे, तब तक वो व्यापार उजड़ जाएंगे जिनके 70 वाले। बात समझ में आई कि नहीं? किस तरीके से मोनोपोली खेली जाती है। तो 70 वाले तब तक तो खत्म हो जाएंगे, जैसे बिग बाजार खत्म हो गया कोरोना में, अपने लोगों को दे नहीं पाया, पेमेंट खत्म हो गया। यही चीज होती है। अभी स्मार्ट बाजार बन गया। अब नेक्स्ट देखिए कि तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इंडिया कई बार बातें नहीं मानता है उसकी। सो which four invention of technology changes transform the 19th century world? So which four inventions of technological changes transform the 19th century world? सर एक तो वो रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए थे, स्टीम इंजन आ गए थे, सर रेडियो भी आ गया। और So which four inventions transformed 19th century world? सर दीपांशु से कुछ कहना चाहता है। देखो बोलो। दीपांशु से कह दो कि कह दे। कोई दीपांशु बोलो। अरे बोलना, शर्मा मत। रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ, सर ये शर्मा है। और कौन कौन से हैं? रेफ्रिजरेटेड शिप्स हेल्थ इन ट्रांसपोर्टेशन Which four inventions transformed 19th century world? According to Wikipedia, 1829, first electric motor built. 1837, telegraphy patented. Tata electric telegraph, the steam telephone, engine and the gas master invented. 1855, Bessemer process enables steel to be mass produced. आपके अपने क्या लिखा है? बोलो। मेरे हिसाब से तो स्टीम इंजन है। सर रेफ्रिजरेटेड शिप्स, रेडियो। हाँ सर स्टीम इंजन। हाँ और बताऊं? स्टीम इंजन, रेलवेज, हाँ। शिप्स, टेलीग्राफ्स, सर एरोप्लेन, रेलवेज और स्टीम हवाई शिप्स, जहाज। स्टीम इंजन्स, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ। सर, टेलीग्राफ क्या होता है? टेलीग्राफ में क्या है ना, वो डॉट डॉट में वो इंफॉर्मेशन जाती है। डिड डिड डा डिड डिड, इस तरीके तो उसमें राजी में था, तो राजी। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। फिर डिड डा डिड मतलब बाइनरी ऑपरेशन, तो ए बी सी उससे पढ़ा जाता है, यानी कोडेड इंफॉर्मेशन जाती है। कहीं से कहीं भेजना है मैसेज तो टेलीग्राफ में चलो। ग्राफ ग्राफिकल है, उसे बाद में इंटरप्रेट कर लो। और रेफ्रिजरेटेड चिप्स भी है। शिप्स, रेफ्रिजरेटेड तो स्टीम शिप्स है और रेफ्रिजरेटेड शिप्स भी है, दोनों अलग अलग है। सर स्टीम इंजन नहीं है? फ्रोजन मीट, हाँ सर, वो खराब ना हो जाए मीट, इसलिए वो अमेरिका से। ठीक है, ये सारे हो गए। नाउ
फ्रोजन मीट फ्रोजन मीट थ्रू रेफ्रिजरेटेड शिप्स, यानी मीट को रेफ्रिजरेशन करा के जगह जगह बेच दिया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा व्यापार है। सर इससे जो मीट का जो वो क्या मीट की प्राइस है ना वो कम हो गई। यूरोपियन हाँ। पुअर कैन हैव बेनिफिट और वो और सर इससे सर इसका वेट भी कम नहीं होता था, ये खराब भी नहीं होते थे, हाँ। और ये स्पेस भी कम कवर करता था। Why were big European powers? हाँ सर आप दिवाली की छुट्टी दोगे? हाँ देख, सर कितने दिन? एक दिन लेना है। सर ये 3 दिन की चाहते हैं। सर 3 दिन कर दो धन्यवाद सर। नहीं सर एक दिन सर, आपने देखा- Why were big European powers met in Berlin? लिखो, why were big, कब आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं? एग्जाम तो सर 22 22 को। कल 23 को 23 को मत देना। संडे है ना? 24 दे दो। 24, 25, 26 हाँ ज्यादा नहीं मांगेंगे। एक दिन देते हैं, सर 2 दिन। ठीक है, हम देख लेंगे, बता देंगे। 22 को एग्जाम है ना, खत्म हो संडे जाएगा। को 23 को सर आना टेस्ट चाहते सर हो? संडे तो देना सर, संडे शाम में मत संडे को छुट्टी सर मत हमें देना। संडे की सर हमें संडे संडे सुबह पढ़ लेना आके। सर हाँ। एग्जाम मतलब टेस्ट तो नहीं लोगे ना? नहीं, बिग यूरोपियन सर पावर्स, हमारे 9 बजे से रखना ठीक है। सर 7 बजे से रख दो। शाम में बिग यूरोपियन पावर्स मेट अरे 3 बजे से। इन बर्लिन। जल्दी खत्म हो। देखो ये बताओ क्यों बर्लिन में मिले? इन 1885। So why were big European सर powers 7 o'clock met छोड़ दीजिए at सर मैम कुछ नहीं करना 1885? now तुम्हारे पास आंसर है किसी के Major पास? European powers met in 1885 to decide the fortunes of the lands in Africa. सर ये सर क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। The major European powers met to decide the fortune of सर ये lands in आएंगे। Africa. अरे ये क्या ठीक है, देखो बिना लिखा। the major European powers met at Berlin. तो बर्लिन किसकी राजधानी? जर्मनी की ना? At Berlin 2, मनी है। ठीक है। Now to decide the fate of Africa. आपको मालूम है जो अफ्रीका बना है, अफ्रीका का कैसे विभाजन किया? ऐसे ऐसे हाँ ऐसे इसका ऐसे ऐसे लाइन लाइन खींच खींच के कर दिया, बोला हो गया अफ्रीका पे ऐसे। तो बस ऐसे ही सर कर, कॉन्गो की मॉरिशस की सीधी सीधी लाइन है। हाँ तो बस सर, ये ऐसे ही कैसे बना किया? दिया। कुछ नहीं, उन लोगों ने बैठे बोले कुछ इसके कुछ देश बना लें, नहीं तो ये एक दिन सुपर पावर हो जाएगा, फिर हम लोगों पे वो करेगा। भाई किसी देश को बहुत बड़ा छोड़ दो, तो पहले यूएसएसआर था, उसके 18 टुकड़े कर दिए, लेकिन एक कितना बड़ा टुकड़ा जो अभी है प्यूटिन वाला, वो आज भी जबरदस्त सर है। सर, पुतिन वाला तो वो जबरदस्त है, यानी पावरफुल है। तो अभी भी सोचे और टुकड़े करें, वो बल्कि अपने को बढ़ाना चाहता है। तो ये ज़्यादा बड़ा देश लोग नहीं समझना चाहते हैं, इसीलिए वो इंडिया के भी लोग टुकड़े करना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की, कहीं ये प्रॉस्पर ना कर जाए। ये षड्यंत्र चलता रहता है। और ये यूरोपियंस हैं वो वही जाके अमेरिका में भी बसे हैं, इसीलिए जो 20 नाटो कंट्रीज हैं वो बल्कि यूरोपियंस ही हैं, वो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, उनका एक गुट है, बस ये समझो। और जो ये वो वाले इस्लामिक कंट्रीज ना, इस्लामिक कंट्रीज का भी OIC है, तो वो भी वही हैं जो सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी कौन से होते हैं? जो बहुत कट्टर होते हैं। बहुत ज्यादा हाँ, डेंजरस जरा सा दाया बाया तुमने किया नहीं, 5 की जगह 4 बार नमाज पढ़ी, टक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? Why do you think it was right to describe the 19th century indentured labor as a new system of slavery? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 19th century indentured labor, why do you think ठीक है, it was right
It was right to describe. तो इसका आंसर देख लो, मतलब 19th सेंचुरी को, राइट टू डिस्क्राइब 19th सेंचुरी, डिस्क्राइब 19th सेंचुरी। वो क्या है? इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर as a new system of slavery, as a new system of slavery। अब देखो इसका मतलब क्या है? 19th सेंचुरी का मतलब समझते हो? 1800 से 1900, नहीं 1800 से 1899 1899 तक। तक। तो 1899 तक जो सेंचुरी है उसको 19th सेंचुरी कहेंगे। हाँ। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया है? इंडिया की सब जगह बसा दिया सब लोग। जाओ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। जहाँ उनको कॉलोनाइजेशन कराना था तो यहाँ से उठा के लेबर भेजे। आज वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ 20% इंडियंस ना रहे। हाँ। इंडियन हर जगह। आपके यहाँ 130 हैं तो आप समझो ये जो NRI है वो 20% हर जगह। बहुत सारे बन भी जाते हैं जगह जगह के राष्ट्रपति। फिजी हो चाहे दूर दूर देख लो, हर जगह 20%। ऐसे ही अफ्रीका के उठा के जगह जगह भेजे, लेकिन अफ्रीकन इधर उधर काम करने के नेचर के नहीं थे तो वो वापस आ गए, कुछ आ गए, वो भागते नहीं थे क्योंकि वो अपने ग्रुप रहते हैं। इंडियंस को बहुत भेजे। सर इंडियंस बहुत जोशी है। तो अब आप समझे कि अब ये देखें, सर आपने बोला था ना वो यूके का Indentured meaning। प्रेसिडेंट बनने वाला है। हाँ? सर आपने Meaning बोला of था यूके का indenture, कोई इंडियन historical। बनने वाला है। सर उसको इसमें Buying नहीं बनाया, someone इसमें by an indenture as an apprentice or laborer. That is इंडेंचर हिंदी में। In Hindi, you would say, teeth bow. देखो 11 chapters are existing. now why do you think it was right to describe 19th century indentured labor as a new system of salary? So देखिए क्यों ऐसा माना जा रहा है कि पहले क्या चलता था? 18th सेंचुरी के पहले क्या स्लेव थे, और फिर यहाँ से क्या किया? लो 2 लाख रुपए दे रहे हैं और तुम्हारा लड़का वहाँ 3 साल काम करेगा। क्या ये स्लेवरी नहीं है? हाँ। है ना? एक तरीके से आपने उसको ठेका दे दिया और फिर कहाँ भेज रहा पता ही नहीं चल पाता था। हाँ सर समझ में आई बात की नहीं? अभी भी जो लोग दुबई में जाते हैं, UAE में जाते हैं, वहाँ 200 लोग मर गए हैं। और 200 मतलब वहाँ ऑक्सीजन थी ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ AC नहीं चला कुछ घंटे, वो सब नीचे रहते थे गो डाउन में, एक साथ मर जाते थे। अब उनका तुम्हें वो पूछते थे घर वालों से तुम्हें डेड बॉडी चाहिए कि 10 लाख, तो लोग कहते थे अब मरे को क्या लाना 10 लाख और दे दो। तो सबका वहीं पे गरीब कर दिया, क्या करना इनको निपटाओ, पेट में डाल के जलाओ। तो बस घर वालों को ऐसा करके पता ही नहीं चलता कहाँ कौन गया। दुबई जा रहे हैं जो वहाँ रहते हैं उनको पता हो। हमारे जो इनके मैम के मामा रहते हैं तो वो बिल्कुल खुश नहीं है। आपके भी मामा मैम के, हाँ मेरे मतलब मैम के मामा हैं तो वो वहाँ घोड़ों की रेस कराते हैं, सट्टे बजा रहे हैं, तो खूब कमाते बहुत हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब जैसा नहीं होता 1 का 10 1 का 20, तो सट्टे बाजारी में 10,000 मतलब ये है कि सचिन अगर 100 रन बनाएगा तो 100 करोड़ आपको। तो उसमें अगर 100 बनाएगा तो तुम्हारे 1 रुपए के 10 हो जाएंगे, 50 बनाएगा तो 1 का 5, और अगर 10 से कम बनाएगा तो तुम्हारा 1 रुपया मेरा। 10 से वो सट्टे बजाने मतलब वो एक रेट होता है, इतना बनाएगा तो इतना कर देंगे, तुम इतना लगाओ। आपके मामा सर, ये को illegal एक नहीं है। घोड़े पे कितने मिलते हैं? घोड़े पे नहीं, घोड़े पे भी लगाते हैं कि ये जीतेगा तो इतने कर देंगे, वो जीतेगा तो इतने कर देंगे। अच्छा बाजी लगाना। बाजी लगवाते हैं लोगों से, तो हारे या जीते उसमें पैसा मिलता है उनको। खुद नहीं लगाते, मामा जी नहीं लगाते। दूसरे से लगवाते हैं अमीरों से। तो उसका आंसर
चलो सो अब ये देखिए 19th सेंचुरी को क्यों इंडेंचर्ड माना गया? सर वो भी मान लिया कि शेख बन गए। Recruitment was done by agents. Indentured labor was described as new system of slavery. देखिए इंडेंचर्ड का मतलब लिखो ठेका, बॉन्डेड बॉन्डेड लेबर। So indentured labor was described as ठेकेदार। The system of slavery. new system of slavery. Is described as new system of slavery. ये slavery का new system है because agents trap, as agent क्या करते थे? Trap poor people By providing false information. and ठीक है by providing बोला फॉल्स की वहाँ तुम्हारा बहुत अच्छा भविष्य रहेगा, चलो चलो, और एक तरफ का वीजा देते हैं, उधर से आने का मिलता ही नहीं हमेशा। About finance. ठीक है। education and rules of ये चीज law. है अबाउट फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ नेचर ऑफ लिविंग। सर मतलब जो मैम के मामा है वो वापस नहीं आ पाए। नहीं वो तो वो साल में तो 10 बार आते हैं, उनके पास पैसे कम ही नहीं है, आते हैं 2 दिन देखा चले गए। और यहाँ पे उनके हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है, वो वहाँ पे देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे हैं यहाँ पे यहाँ भी बम्बई में भी लगा हुआ है, वो तो बम्बई घर है तो वहाँ बम्बई पे में भी 2-3 फ्लैट बड़े बड़े हैं, और वहाँ पर सर, सोना तो बहुत लाते हैं, अमीर अमीर सोना सर- मैम को भी खूब जब भी जाती हैं देते हैं, तो मतलब आपको? सोना चांदी है आपको हमें लेने की, लेकिन उनके बहुत वहाँ भी नौकर हैं, यहाँ भी सर बोलते अमीर बहुत है, ऐसे लोग अमीर बहुत होते हैं ना, हाँ। और जानकारी भी बहुत है, उनका पहुँच बहुत ऊंचे लोगों तक, तो नेचर ऑफ लिविंग, लेकिन उन्हें वहाँ मजा नहीं आता। तो एक बार फंस गए थे, उनके फोन में शंकर जी की फोटो थी, पुलिस ने पकड़े, बोले ये फोटो कैसे आ गई? फिर क्या बोला फिर क्या बोला तो लॉ है कि तुम अपने फोन में अपने नहीं डिटेल, फिर उन्होंने क्या फिर बोला के शिव जी है फिर क्या? बस फोन किया बड़े लोगों को, बोले छोड़ दो, बड़े लोग सर कैटरीना तुम भी दुबई की है। अपने फोन में किसी मुस्लिम के अलावा और किसी चीज को नहीं रख सकते, अपनी डिटेल और कठोर नहीं। सर कैटरीना भी दुबई की सर है। कैटरीना दुबई की है फिर क्या? So, it's अब ये देखो, exact mind. एजेंट टेम्पटेड द पुअर पीपल, ठीक है, ऑफ नेचर ऑफ लिविंग एंड, Some final destination. ठीक है, साथ में फाइनल डेस्टिनेशन मोड्स, ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। सर इसके बाद छोड़ देना सर अच्छा, वर्किंग कंडीशन के बारे में गलत सलत इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, एंड दे वर बॉन्डेड बाय हार्श लॉज एंड लीगलिटीज, जो वहां जाते हैं, ठीक है ना, वो बॉन्डेड लेबर सेंड अब्रोड, और वो कैसे हैं बॉन्डेड बाय, मतलब हार्श लॉज एंड लॉज, उन पर हार्श लॉज लगते हैं, एंड लीगल कंडीशंस उन पर लगती हैं, कंडीशंस वर अप्लाइड ऑन वर्कर्स गोइंग अब्रोड। Clearly, it is a new form of slavery. It is new form of slavery. Slavery ही है एक तरीके से, थोड़े पैसे देके तुमने उनको रख लिया है ना? सर वो स्ट्रीट डांसर प्ले में भी यही होता है, क्या? वो पता नहीं सर होता। जाए ठीक है. Now, why are European? Okay, describe the Just go away.
डिस्कस इन ब्रीफ द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। 7 बजे चले जाना, एक सवाल और करते हैं। देखो डिस्क्राइब, फोन करना है घर पे, हाँ करना है। डिस्कस फोन है, उसी टाइम कर दो। चलो, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉज, जो भारत की कपड़ा मिले हैं उनमें गिरावट क्यों आई है उनके व्यापार। डिस्कस द इन ब्रीफ द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन इंडियन टेक्सटाइल। सर ये अभी का क्वेश्चन है। देख लो, इंडियन टेक्सटाइल, भारत का मखमल और भारत का कॉटन कभी नंबर 1 पे था। भारत का सूती कपड़ा और मखमल जो था ना, रेशम उनका और मखमल हमारा, लेकिन आज बांग्लादेश नंबर 1 पे है कैसे? कपड़ा के उत्पादन। और मतलब जो भारत की जो मिल्स थी ना, कपड़ा मिले, उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उनका कई चीज़ें ऐसी आ गई। नहीं तो भारत का कॉटन बेस्ट है, लेकिन दूसरे लोग उसे ज़्यादा प्राइस दे के खरीदते हैं और इंडियन को ही नहीं मिल पाता हमारा बेस्ट कॉटन। हमारा कॉटन अच्छा होगा तभी तो कपड़ा अच्छा होगा, तो हमारा कॉटन कोई और ले जाता है, हम उगाते हैं। हाँ, ब्रिटेन ने सोचा कि हम इतना अच्छा तो बना नहीं सकते, एक काम करते हैं, उनसे रॉ मटेरियल ही लेते हैं, खुद बना के बेचते हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। तो हमारा रॉ मटेरियल बहुत अच्छा तो शुरू में चलता था, लेकिन अब उसकी वजह से बहुत व्यापार होता था। अब देखो, सो नाउ discuss in brief the decline of Indian textile industry. Now, According to Topper, first, Indian textiles now Now, have competed Indian with British textile. textiles in the European and American markets. ये ठीक बात Second, है। exporting textiles Indian to England also became increasingly textile difficult since very high duties were imposed on Indian textiles had to imported into compete. Britain. और ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद गड़बड़ हो गया। विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोपियन, विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोपियन। हमें अभी भी देखो तो खादी सबसे महंगी है। हाँ खादी नेता ही पहन सकते हैं, हम आप नहीं पहन सकते, इतनी महंगी। इट हैज टू कम्पीट विद ब्रिटिश, क्योंकि कभी पनप ही नहीं पाई। हमारे कपड़े लोग हैं पहले बोले कि खादी पहनो, लेकिन इतना पैसा था ही नहीं, लोग खादी कहाँ पहनते। फिर से वो लोग बाहर के सर कपड़े पहन रहे। नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में था, थोड़े दिन बाद सब फिर से वही बाहर की सर, पहन हमारे सस्ता। कल नेशनलिज्म इन इंडिया भी आ रहा है। अच्छा, 12 चैप्टर आ रहे टोटल एसएसटी से। हाँ हाँ इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट, पहली बार। अमेरिकन मार्केट। Then छुट्टी। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ था? एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, सर बोर्ड के अंदर 21 चैप्टर आ रहे हैं। देखो, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड बिकेम डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट हो गया था? ड्यू टू हैवी एक्साइज ड्यूटी। अगर किसी देश को, हमने पाकिस्तान पर 300% एक्साइज ड्यूटी है, तुम्हारी 10 रुपए की चीज हमारे 40 में मिलेगी, कोई लेगा ही नहीं, तुम रखो अपना सामान। हम सरकार कुछ न करे, किसी देश से अगर व्यापार बंद करना है, एक्साइज ड्यूटी 4 गुना बढ़ा दे, तो वो सामान हमारे यहाँ हम कहेंगे 2000 का ये प्लांट सर 8000 लग रहा है, छोड़ो, हम खरीदेंगे फ्रांस से। ये तो हिम्मत कर ली 2000 था, 2000 था तो 4 ठीक खरीद लेते हैं। अगर सरकार ने 3 गुना कर दिया था, 8000 में जाते खरीदने। खरीद लेते सर, कि इतना 2000 की पैसा चीज है और 8000 शुल्क लग रहा है, फ्री में दो सरकार। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? ड्यू टू हैवी एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी की वजह से हमारे यहाँ के लोग बेच ही नहीं पाए। जबकि एंड इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल, इम्पोज, किस पर इम्पोज हुआ? अब ब्रिटिशर्स ने जो वहां से टेक्सटाइल आ रही थी यहाँ फ्री कर दिया, ट्रेड फ्री। हाँ 200 का है, लाओ 200 में लाओ। देखो यहाँ से वहां जा रहा है,
तो यहाँ से 150 का है तो वहाँ 800 में बेच रहे हैं, और वहाँ से अच्छा वहाँ से 200 पे बनता है, आप 200 में डालोगे। एक तरफ फ्री और एक तरफ 4 गुना। बोलो तुम बंद नहीं कर रहे व्यापार। वन साइडेड टैक्स एक्साइज, तो वो चीज़ सस्ती पड़ जाएगी। चाइना से अगर सही रूट से आए तो 20 रुपए का खिलौना नहीं होगा, 700 रुपये का खिलौना वो कोई नहीं खरीदेगा। 700 रुपये का एक दिया पड़ेगा, खरीदेगा कोई? जो यहाँ पे सब चाइने के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, कोई नहीं खरीदेगा। तो फिर ऐसे में तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सरकार ने इतना गुना कर रखा है कि वो सोचता है थाईलैंड के थ्रू भेज देंगे, यहाँ के थ्रू भेज देंगे। थाईलैंड, हाँ एबिलिटी। कई बार हमने चाइना से भी बहुत सस्ते सस्ते सामान है मंगाना चाहा है, लेकिन वो बीच ही में फंस गया है, और फिर हमारा पैसा 1.5 महीने बाद रिटर्न होगा, वो आ ही नहीं पाता। वो लोग सोचते हैं कोई सस्टिशियस आइटम है। सर तो कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी देता ही नहीं है alibaba.com, तो अलीबाबा का काम इसी तरह ठप हो गया, कई देशों में बंद पड़ गया। सो डिफिकल्ट ड्यू टू हैवी टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन इंडियन। तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया, इंडियन वीवर्स एंड जो क्या होगा कि टेक्सटाइल मेड इन इंग्लैंड, मेड इन इंग्लैंड was made excise free, सर बिल्ली आ गई। freed। कहाँ पर आ गए? कैट फाइट हो रही थी आपस में। सर चली गई। चली गई? सर वापस। नहीं। सर नहीं सर अंदर घुसी है। अभी नहीं होगी। बंद है दरवाजा। हाँ? अच्छा मेरे को तो आपके बराबर आना था। चलो, इतनी बात समझ आ गई? सर जाए। हाँ इतना ही रखो। मतलब वहाँ के जो ट्रेड उसका था उसको फ्री कर दिया। अरे मैप तो बुक में मिल जाएगा। थैंक यू सर। और एक बार देखिए सर फ्रेंच लोग क्या हाँ कॉल करो। ओ हाँ कल सेलिब्रेशन है, सबको बोलने वाली हूँ। क्या है सेलिब्रेशन? आज दिवाली सेलिब्रेशन। सर हाँ बोलो। मैं ना 26 तक नहीं आऊँगी। कब से? कल से 26 तक तो कहीं ऑनलाइन। कहीं कहीं जा रही है? हाँ बरोडा जाओ। दिवाली में।